गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा था कंपनी शैली, कंपनी शैली व राधा रविवर्मा, ये हम आधुनिक चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। यानी मध्यकाल से आगे बढ़कर हम आधुनिक काल में आ गए थे। कंपनी शैली में हमने कई चीज़ें देखी थी कि कंपनी ने भारतीय चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया था। और उसमें सबसे प्रमुख कार्य उन्होंने जब 1834 ईस्वी में नई शिक्षा नीति जारी की थी, और नई शिक्षा नीति जारी करते ही सबसे पहले 1850 में ये बातें हमारे बीच में कल हो चुकी थी, फिर भी 5 मिनट इनको रिपीट कर देते हैं। 1850 ईस्वी में उन्होंने मद्रास में एक कला महाविद्यालय खोला। 1854 ईस्वी में कलकत्ता में एक कला महाविद्यालय खोला, और फिर 1857 में बंबई, और 1857 ईस्वी में ही लाहौर में। ये चर्चा हमारे बीच में कल हो गई थी कि इन्होंने कंपनी में कला को विकसित करने के लिए इन 4 महाविद्यालयों की स्थापना की, और 4 महाविद्यालयों की स्थापना होते ही कई कला केंद्र भी यहाँ पर बने, यानी जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में चित्रों का निर्माण हुआ। उस निर्माण कहाँ हुआ, ये बात कल आपको हमारे बीच हुई थी। पटना है, अवध है, मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता है और मद्रास है। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे, ये चित्र थे, ये आज भी हमें कई संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। जो आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता है, नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली है, या फिर बिरला अकादमी है, इनमें आज भी हमें ये चित्र देखने जा सकते हैं। भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी, जैसे अल्बर्ट मेमोरियल हॉल लंदन, इसी प्रकार लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स ऑफिस इंडिया के नाम से जो लंदन में जानी जाती है संग्रहालय, वहाँ पर, और ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये मुख्य रूप से वहाँ पर ये चित्र आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ये चर्चा हमारे बीच में हुई। उसके पश्चात माध्यम, यानी चित्र जो बनाए गए उसमें माध्यम क्या रहा, कि कौन से कलर, किस प्रकार का विषय वस्तु, ये चीजें आई उनके, ये माध्यम में बातें आती हैं। माध्यम जल रंग था, लिथोग्राफी था, या फिर लिथोग्राफी, जल रंग, ये सभी चीजें थी। उसके साथ साथ में ये अन्य टेम्परा जो रंग आएंगे आगे, आप बंगाल शैली में पढ़ोगे टेम्परा रंगों के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक माइका पेंटिंग बनाई जाती थी, जो अभ्रक के ऊपर चित्रों का निर्माण किया जाता था, उसको माइका पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। वो भी अंग्रेजों की मुख्य विशेषता थी। और फिर इन्होंने विषय कौन से चुने, जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो उनके धार्मिक विषय रहे, पहाड़ी शैलियों के भी धार्मिक विषय रहे, रागमाला पर आधारित चित्र बने, या फिर आपके ऋतुओं का वर्णन है, नायक नायिका में भेद है, इस प्रकार के चित्र उनके विषय रहे थे। जबकि अंग्रेजों के ऐसे विषय नहीं थे। उनके विषय क्या थे कि जहां पर यथार्थवादी चित्रों का निर्माण ज्यादा हुआ, जैसे दृश्य चित्रण यहाँ की मुख्य विशेषता रही थी कि दृश्यों का चित्रण, कि जहां पर जैसे नदी में कोई सैर कर रहा है, चलता हुआ, या ट्रेन में सफर कर रहा है, और उन्होंने जैसी वस्तुएं वहां पर देखी, उन प्रकार के दृश्यों का उन्होंने चित्रण किया। और उनके मुख्य चित्रकार जो थे थॉमस डेनियल, या विलियम हॉजेज, विलियम डेनियल, ये मुख्य जो चित्रकार थे,
ये 10 से चित्रों के मुख्य चित्र गिने जाते थे जो अंग्रेज अधिकारी थे। फिर दूसरी इनका विषय क्या बताया, लोक जीवन पर आधारित लोक जीवन का चित्रण, यानी जैसे तीज त्योहार, जुलूस, उत्सव, जो लोगों का रहन सहन था, खान पान था, उनसे संबंधित जितने भी थे उन सब का इन्होंने अच्छे से चित्रण किया, यानी मेलों का, तीजों का, त्योहारों का, इनका इन्होंने किया। और इनमें एमिली, ईडेन, बाल्था, जार और चार्ल्स डी ओली आदि प्रमुख चित्रकार थे। भारतीय चित्रकार भी यहाँ पर पीछे नहीं रहे, भारतीय चित्रकार भी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें मुन्नालाल था, रामदास, सीताराम, बुहारी दास, ये प्रमुख जो भारतीय चित्रकार थे उन्होंने भी कंपनी शैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोक जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया गया था। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंटों की चर्चा हो चुकी थी, तीसरा पॉइंट है पुरातात्विक स्थलों का चित्रण। पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण, यानी पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक जो पुरानी इमारतें जैसे ताजमहल है, लाल किला है या विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इस प्रकार के या पुराने कोई गढ़ है, इन सब का उन्होंने चित्रांकन किया। ताजमहल आज भी फख्र से बनाया जाता है, चित्रकार की मुख्य रुचि होती है चित्रकारी क्यों, अपितु हम भी जो छोटे मोटे रेखांकन जानते हैं, रेखांकन यानी छोटे मोटे चित्र बनाने जानते हैं, वो भी ताजमहल की मूर्तियों को, ताजमहल का चित्रांकन कर देते हैं, ताजमहल बना देते हैं। तो ताजमहल उस समय की मुख्य रुचि का विषय रहा। ताजमहल और अन्य जो दुर्ग है, जैसे फतेहपुर सीकरी में जो मकबरे बनाए गए हैं या चित्तौड़ के दुर्ग है, गढ़ है, इसी प्रकार दिल्ली में लाल किला है, इन सब का, कुतुब मीनार है, इन सब का चित्रांकन बड़ी अच्छी तरीके से किया गया था। और इनमें जो चित्रांकन करने वाले जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट मिलविले, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। जो ये आपका रॉबर्ट स्मिथ है, इसने तो भरतपुर जिले में जुलूस निकल रहा था और जो दुर्ग था उसके गढ़, जो गढ़ है ना भरतपुर का, उसके आगे तो गढ़ का भी उन्होंने वहां पर मार्मिक चित्रण किया है, बड़ी संजीदगी के साथ में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार के जो चित्रांकन का कार्य ये कंपनी शैली में काफी मात्रा में किया गया था। वेशभूषा और आभूषण, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है वेशभूषा व आभूषण। वेशभूषा और आभूषण जो पहनाए यानी राजस्थानियों का जो पहनावा था, कहीं पर मान लें राजस्थानियों का पहनावा ओढ़नी, चोली, ये कांकली, इनका आप अच्छी तरीके से वर्णन देखने को मिलता है या कपड़े पहनाए जाते थे। राजस्थान के जो आभूषण हैं उनको भी अच्छी तरीके से पहनाया गया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में जिस प्रकार का पहनावा है या दक्षिण भारत में जिस प्रकार का पहनावा है, क्योंकि अंग्रेज जो चित्रकार थे वो घूम घूम कर सारे भारत का चित्रांकन कर रहे थे, यानी चित्र बना रहे थे। तो इस कारण से भारत के प्रत्येक भाग के वस्त्राभूषणों का प्रयोग किया इनके चित्रों में। जहां पर गए और वहां पर जैसा यथार्थ में उन्होंने देखा कि किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, किन प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं, इन सब का वर्णन बड़े संजीदगी के साथ में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हर प्रकार के स्त्री पुरुष
बूढ़े व्यक्तियों सबका चित्रांकन किया गया है, यानी हर प्रकार की पीढ़ी को महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से मुगल काल या राजस्थान काल, पहाड़ी शैली, इनमें दरबार के जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे या राज परिवार के सदस्य होते थे उन्हीं का चित्रांकन का कार्य होता था, लेकिन कंपनी शैली में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व प्रदान किया गया है। हर प्रकार के जो, क्योंकि उनका तो मतलब ये था कि गरीबी को उजागर करना विश्व के सामने, भारत की गरीबी को मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ, जुड़ा इस बात से कि उस समय का प्रमाणिकता हमें मिली है, यानी चित्रों के द्वारा तो उस समय का रहन सहन, खान पान या पहनावा ये या तो कहीं पर लिखा हुआ मिले या फिर कहीं पर चित्रित मिले, तभी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में ये बातें ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने संजीदगी से इनको प्रस्तुत किया है। इन प्रकार के चित्र बनाने वाले चित्रकार बालथाजार कौन सा था? वही व्यक्ति था जिसने विभिन्न लोक जीवन का चित्रण किया था। उसी व्यक्ति ने भारत के जो वेशभूषा से संबंधित थे उनका चित्र बनाया। इसमें चार्ल्स डी ओली और एवरी ईडेन विलियम सिम्स जो व्यक्ति लोक जीवन का चित्रण कर रहे थे वही व्यक्ति यहाँ पर ये वेशभूषा और वस्त्रों का या आभूषणों का वर्णन देखने को मिलता है, चित्रांकन देखने को मिलता है। विभिन्न व्यवसाय से का चित्रण, यानी अगला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट, विभिन्न व्यवसायों का चित्रण। विभिन्न व्यवसायों का चित्रण जो जिस प्रकार का कार्य करता था, जैसे किसान कृषि का काम कर रहा है तो कृषि करते हुए किसान का चित्रांकन करना कि दो बैल है, पीछे हल लेके और किसान लगा हुआ है, तो दो बैलों का उस जो नंगे बदन जो हल जोत रहा है उसका चित्रांकन करना। इसी प्रकार बुनकर है, कपड़ा बुन रहा है, उसका चित्रांकन करना। लोहार जो औजार बना रहा है उसका चित्रांकन करना। बढ़ई यानी खाती जो कारपेंटर का काम कर रहा है उसका चित्रांकन करना। कहने का मतलब जो जिस प्रकार का कार्य, जैसे नाई बाल काट रहा है तो उसका भी बाल काटते हुए का चित्रण किया गया है। प्रत्येक प्रकार का जो व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए थे उन व्यवसायों को करते हुए वहां पर चित्रों में दिखाया गया है, यानी जिस व्यवसाय से जिस प्रकार से लोग जुड़े हुए थे उस व्यवसाय को करते हुए यहाँ पर जो जिस प्रकार के थे उसी प्रकार का चित्रांकन का कार्य किया। इसमें बालथाजार, चार्ल्स डी ओली, एमिली ईडेन वही व्यक्ति हैं, यानी जो व्यक्ति लोक जीवन का चित्रण कर रहे थे, वस्त्र आभूषणों का चित्रण कर रहे थे, वही व्यक्ति जो जिस प्रकार का व्यवसाय को अपना रखा है और उस प्रकार के व्यवसायों के चित्रण का कार्य भी इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। फिर आवक चित्र या व्यक्ति चित्र। आवक चित्र या व्यक्ति चित्र यानी व्यक्तिगत चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे कोई राजा महाराजा का बनाया गया है या फिर कोई गवर्नर जनरल है उसका चित्रांकन, या फिर अपने परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति है या कोई विशिष्ट व्यक्ति है, इन सब का चित्रांकन का कार्य भी बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन इसमें अंतर है, जो पहले चित्रांकन किया जा रहा था उसको मैले कुचले कपड़ों में, यानी मैले रंग को दिखाया गया है। मैले कुचले जो ग्रामीण परिवेश का ज्यादा चित्रांकन किया गया था और उस समय गांव में बहुत अधिक गरीबी थी, इस कारण से उस गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए मैले कुचले कपड़ों में इनको चित्रांकन किया गया था या नंगे बदन दिखाया गया था। लेकिन जो व्यक्तिगत चित्र, आवक चित्र यानी जैसा कद है उसके बराबर का जो चित्र बनाया जाता है उसको आवक चित्र कहा गया। तो उस प्रकार के जो चित्रांकन का कार्य हुआ था उसमें
बड़ी सुंदर वेशभूषा प्रस्तुत की गई, यानी सुंदर सुंदर कपड़ों में राजसी ठाट बाट के साथ उनको प्रस्तुत किया गया था और इसमें जल रंग तेलीय रंगों का प्रयोग किया गया था। जल रंग कंपनी का तेल रंग और जल रंग माध्यम रहे हैं। जल रंग, तेल रंग, लिथोग्राफी या जो प्रिंटिंग मशीन, इन सब की विशेषता रही थी माध्यम। तो ये चित्र भी जल रंग और तेलीय रंगों का निर्माण से हुए हैं। तेलीय रंग से समझते हो जो पेंट किया जाता है, उस प्रकार के जो रंग होते हैं वो तेलीय रंग होते हैं, जिसमें तेल का इस्तेमाल करके रंग तैयार किए जाते हैं। इसके प्रमुख चित्र जॉन जोफ्री, जेम्स हंटर तथा टिली केटिल आदि अंग्रेज शासक अधिकारी और राजाओं व नवाबों के व्यक्तिगत चित्र का काम करते थे। ये मुख्य रूप से इसका चित्रांकन का विषय रहा। फिर अगली जो विशेषता थी, 7वां पॉइंट इसका आता है वनस्पति चित्रण, यानी पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने, समुद्र, इन सब का चित्रांकन भी बड़ी भव्यता के साथ में प्रस्तुत किया गया। भारत में जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें विभिन्नताएं हैं। कहीं पर नदी नाले हैं तो कहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश है, कहीं पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है तो कहीं सूखा है, कहीं बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको आग की ही छाया मिलेगी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की वनस्पति में गए उस प्रकार की वनस्पति का वर्णन किया। कहीं पर आपको दोहरों के चित्र मिलेंगे जैसलमेर वालों के, तो कहीं पर हरियाली मिलेगी, हरे भरे पेड़ पौधे, लंबे लंबे ताड़ के पेड़ मिलेंगे, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की चोटी और वहां से बहते हुए झरने। जैसे उन चित्रों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कलकल की आवाज दे रहे हैं, यानी कलकल की आवाज, मधुर ध्वनि सुना रहे हैं उन चित्रों को देखकर। तो वनस्पति का सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें चाहे रात्रिकालीन दृश्य हो, तारों का टिमटिमाना हो, हर प्रकार का यहाँ पर ये दृश्य आपको देखे जा सकते हैं कि पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर इन चित्रों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। हर प्रकार का चित्रण करने का मतलब ये हुआ। इनमें भी उन्होंने माध्यम वही लिए, तेल रंग, जलीय रंग, तेलीय रंग और लिथोग्राफी का पूरा सहारा लिया। उसके पश्चात उनका पेंटिंग के द्वारा कई कॉपियों बनाकर बेचा गया। इनमें प्रमुख जो चित्र थे, वाल्टर वुडफिंच, जोसेफ डाल्टन हुकर, जॉन फर्ग्यूसन, लेडी किनिंग, W.J. हुकर और एमिली ईडेन आदि प्रमुख यहाँ पर चित्रकार थे, जिन्होंने इस प्रकार के चित्रों का निर्माण का कार्य किया था कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्रों का देखे जा सकते हैं। फिर इसमें आता है पशु पक्षी एवं कीट पतंगों का चित्रण। 8वां जो पॉइंट आता है वो आता है पशु पक्षी व कीट पतंगों का चित्रण। यानी कंपनी शैली में आपने मुगल शैली में देखा होगा कि पशु चित्रकार और पक्षी चित्रकार सबसे पहले जहांगीर के काल में बनाना शुरू किया था। यानी जहांगीर के काल में मंसूर अली था जिसने टर्की को बाज का चित्र बनाया था, और पशु जो चित्रकार था वो मनोहर था। भारत के प्रथम ये चित्रकार थे। लेकिन कंपनी शैली में तो देखो कीट पतंगे कौन से हैं? जो हमारा दीपक जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, उसके पास में जो छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, छोटे छोटे जो आपके जानवर आते हैं, उनका चित्रण बड़ी काबिलियत के साथ में किया गया है, बड़ी सुंदरता के साथ में इनका देखा जा सकता है। और पशु पक्षी, हिरण, तोते, मोर या बाघ या फिर जंगली जानवर,
इनका तो बहुलता के साथ में चित्रण का कार्य किया ही किया गया है। इसके साथ साथ में छोटे छोटे कीट पतंगों का भी चित्रण बड़ी अद्भुत कहानी है। और कल आप देखोगे आगे अगले वीडियो में जिस प्रकार से कि यहाँ का जो प्रमुख चित्रकार था एक व्यक्ति राजा रवि वर्मा, जिसने रावण और जटायु नामक एक चित्र बनाया था। जटायु वही जो सीता की रक्षा के लिए रावण से भिड़ गया था, उस जटायु का बड़ी सुंदरता सहजता के साथ में चित्रण किया गया है। तो इसका मतलब पक्षियों का चित्रण तो सहजता के साथ में ही किया ही गया है। जो कीट पतंगों का चित्रण किया गया है इसमें फ्रांसीसी बुकानन का नाम तो आप इतिहास में भी सुनेंगे। ये एक इतिहासकार है, भूगोलवेत्ता भी है और चिकित्सक भी था और अच्छा चित्रकार भी था, यानी बहुप्रतिभामुखी का धनी था। हर प्रकार की इसमें विशेषता थी। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो सांथल फैमिली आएगी आपके इसमें। आगे चित्रकार भी यही रहे हैं राजा रवि वर्मा, उसने चित्र बनाया था संथाल फैमिली का। और उस चित्र के अंदर नहीं बात कर रहे थे इतिहास की, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्रमुख चित्रकार जो बुकानन है उसने संथाल फैमिली और पहाड़ी लोगों से जाकर मिले थे। बंगाल का जो विद्रोह हुआ था या संथाल फैमिली का जो विद्रोह हुआ था, परिवारों का विद्रोह हुआ था, वहां पर ये चीजें आप पढ़ेंगे कि इस बुकानन को देखकर पहाड़ी लोग डरे थे और वहां पर सांथली फैमिली को बसाने का कार्य इन्होंने किया था कि ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है और उपजाऊ क्षेत्र का एक भूगोलवेत्ता ही पता लगा सकता है, कृषि विशेषज्ञ पता लगा सकता है। तो इस प्रकार से बुकानन था, वो एक कृषि विशेषज्ञ व्यक्ति भी था। इसने बड़ी सहजता से चित्रों का निर्माण किया है जिसमें कीट पतंगों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। जॉन गोल्ड, एलिजाबेथ आदि प्रमुख चित्रों ने पशु पक्षी कीट पतंगों व जल में रहने वाले जीवों का चित्रण बड़ा ही सहजता से किया है। यानी जिस प्रकार से इन्होंने समुद्रों का चित्रण किया था उसी प्रकार से समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का भी चित्रण किया गया है कि उनका चित्रण भी बड़ा ही अच्छी तरीके से किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। भारतीय चित्रकला के इतिहास में उपयुक्त 150 वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकला के विभिन्न माध्यम जल रंग, तेल रंग, माइका पेंटिंग, एग्रोनिक, लिथोग्राफ आदि का विकास हुआ। यानी भारतीय चित्रकला का नया अध्याय जुड़ गया क्योंकि इसने 150 वर्ष तक यहाँ पर, वैसे तो 200 वर्षों तक शासन किया था, 190 वर्ष इन्होंने शासन किया था, लेकिन चित्रकला के इतिहास में 150 वर्ष का जो काल था वो अति महत्वपूर्ण था। इसमें चित्रकला में काफी परिवर्तन आया। जिस प्रकार से स्थापत्य कला में परिवर्तन आया, स्थापत्य कला में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ कि जो पहले इमारतें बनती थी उसमें द्रविड़ शैली ऊपर से गोल गुंबदाकार या ऊपर शिखरनुमा बनाए जाते थे। हमारे मकान में देखे होंगे कि आपने अंदर से तिरछे थे, ढोला पर डाटे का मकान, समझ गए, हम मारवाड़ी भाषा में ढोला का मकान बनाया गया। लेकिन जो ये अंग्रेज है छज्जे बाहर निकले, यानी ये अंग्रेजी शैली है। छज्जा बाहर निकलना, पास में पार्क छोड़ना, ये अंग्रेजों की देन है। हमारा पहले ये हमारी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं था। तो स्थापत्य कला में जिस प्रकार से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, उसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में भी इन लोगों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन दिया इन 150 कालों में। और जो हमारे परंपरागत रंग थे, ईरानी की कोमलता और कठोरता थी, भारतीय कोमलता थी, इनका मिश्रण था, इनको इन्होंने चेंज कर दिया। जो विषय राज परिवारों तक सीमित थे उन विषयों को आम जनता तक पहुंचा दिया। यानी जो उनको चित्र राज परिवारों के बनते थे वहां पर आम जनता के चित्रांकन का कार्य भी
कंपनी शैली में हुआ। मैं ये पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि अंग्रेज आकर यहाँ पर अच्छा काम किया, भारत का शोषण जरूर किया, लेकिन कला के क्षेत्र में उन्होंने उत्थान भी किया हमारा, कि हमारी कला को देश विदेशों तक पहुंचाया, वरना हम भारत की कला को भारत की सीमित रख जाते। तो इनका इनमें योगदान भी है। और जो रंग परंपरागत रंग थे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में देखा नीला, पीला, लाल रंग का प्रयोग होता था, और राजस्थान की बात करें तो केसरिया रंग, पीला, लाल या फिर हरा रंग या सलेटी कलर रंग, ये या मुगलों के जो मिश्रण रंग थे, चमकीले रंग थे, उन रंगों का स्थान हट गया और फीका रंग, जलीय रंग और तेलीय रंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे लिथोग्राफी के द्वारा या माइका पेंटिंग जो अभ्रक पर चित्र बनाने का कार्य किया गया, ये सहजता से इस कंपनी शैली में ही आकर हो सका। तो चित्रकला के विकास में बड़ा योगदान माना जा सकता है कंपनी का, क्योंकि हमारी कला के क्षेत्र में काफी परिवर्तन लाने का कार्य इन्होंने किया। अब यहाँ से हम जो अगला वीडियो देखेंगे वो देखेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में, यानी कंपनी शैली का सबसे बड़ा चित्रकार हुआ था राजा रवि वर्मा। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।